तैयार है? स्टार्ट। दुनिया आज जलवायु संकट के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नया आंकड़ा खतरे की घंटी बनकर सामने आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2015 से 2025 का दशक अब तक का सबसे गर्म दौर रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। महासागर जो जलवायु के संतुलन कर्ता माने जाते हैं, अब 90% से अधिक अतिरिक्त गर्मी सोख रहे हैं। भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। हाल के वर्षों में कई शहरों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंचा, जबकि असामान्य गर्मी ने फरवरी मार्च जैसे महीनों को भी झुलसा दिया। तेज गर्मी का असर कई भारतीय शहर झेल रहे हैं, साथ ही खतरनाक वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ चुका है। यह रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 75% जिले जलवायु जोखिम के दायरे में हैं। हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहर समुद्री जल स्तर वृद्धि के खतरे से जूझ रहे हैं। कोयला, तेल और गैस के जलने तथा वनों की कटाई के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान अब लगभग 1,25,000 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। यानी समस्या की जड़ हमारे विकास मॉडल में है। कोयले पर निर्भर ऊर्जा, अनियोजित शहरीकरण और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इस गर्मी को और बढ़ा रहा है। जाहिर है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल इसी तरह जारी रहा तो तापमान में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में जब तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग को सीमित नहीं किया जाता, तब तक गर्मी के रिकॉर्ड इसी तरह टूटते रहेंगे। राहत की बात यह है कि इस संकट में ही अवसर निहित है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। अब आवश्यकता है ठोस और बहुस्तरीय कार्रवाई की। ऊर्जा संरक्षण को तेज करना, शहरों को हरित बनाना, जल प्रबंधन को जन आंदोलन में बदलना और कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना ही समस्या की राह निकालेगा। साथ ही जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान और स्थानीय समाधान लागू करने होंगे। अंततः जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं, वर्तमान का संकट है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को एक असंतुलित और तपती हुई पृथ्वी विरासत में मिलेगी। देश दुनिया के पास समय कम है, लेकिन इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास से यही संकट एक नए और टिकाऊ विकास मॉडल का अवसर भी बन सकता है। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन चुका है। भारत के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्तियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि
यह शिक्षा की गुणवत्ता पर लगे प्रश्न चिन्ह को भी दर्शाते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों की भारी कमी है। प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 30% से 40% तक पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में हजारों एडहॉक शिक्षक पिछले 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया राजनीतिक और कानूनी दांव पेंचों में फंसी रहती है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे जटिल कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण छिपे हैं। शिक्षण पदों पर नियुक्तियों में देरी का सबसे प्राथमिक तकनीकी कारण रोस्टर प्रणाली रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विभाग बनाम विश्वविद्यालय को आरक्षण की इकाई मानने पर लंबा कानूनी विवाद चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद यूजीसी ने विभाग को इकाई मानकर भर्तियां शुरू करने का निर्देश दिया था। इसका व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि इससे छोटे विभागों में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद सृजित होना लगभग असंभव हो गया था। भारी विरोध और अदालती कार्यवाही के बाद सरकार को अध्यादेश और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक कैडर में आरक्षण अधिनियम 2019 लाना पड़ा, जिसने विश्वविद्यालय को एक इकाई के रूप में बहाल किया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3-4 साल तक नियुक्तियां पूरी तरह ठप रहीं। सरकार के लिए नियमित नियुक्तियां करना एक बड़ा वित्तीय दायित्व होता है। एक नियमित प्रोफेसर की नियुक्ति का अर्थ है दशकों तक वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, पुरानी या नई योजना के तहत का भुगतान। वित्तीय घाटे को कम करने के दबाव में सरकारें अक्सर राजस्व व्यय को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। नियमित भर्ती के बजाय अतिथि शिक्षक या तदर्थ शिक्षकों से काम चलाना आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है। इन्हें न्यूनतम मानदेय दिया जाता है और कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा या ग्रेच्युटी नहीं मिलता। कई विश्वविद्यालयों में अब ऐसे कोर्स, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स शुरू किए गए हैं जो अपने शिक्षकों का वेतन स्वयं छात्रों की फीस से निकालते हैं। इन पाठ्यक्रमों में नियमित पदों के सृजन को सरकार हतोत्साहित करती है। विराम।